हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का चैप्टर कराऊंगा जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। ये जो मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये अपनी किताब से प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसका ये पूरा ये आप देख पा रहे हैं फोटो के माध्यम से। इसमें ऊपर की तरफ मेरा नाम लिखा हुआ है डीके राठी, और इसके अंदर 2200 के करीब क्वेश्चंस हैं जो नीचे दे भी रखे हैं। इस किताब को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके या इनसे बात करके 7409025394। यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर 40 दे रखा है बुक के अंदर। पेज नंबर 40 आप देखिए। जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर खत्म करवाया था वो था कि जो विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, उसमें यहाँ बीच की तरफ दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन। इसी को करते हैं आज, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, पहले तो परिभाषा समझ लीजिए। एक तो होता है राष्ट्र, एक होता है राज्य। राज्य वो होता है जिसकी भौगोलिक सीमाएं होती हैं। जैसे हम भारत का नक्शा बनाए और भारत के नक्शे में देखिए, जरा मैं आपको यहाँ पर नक्शा बना के आपको दिखाऊं। तो अगर हमने भारत का नक्शा बनाया है तो ये जो नक्शा है, ये नक्शा कहलाता है भारतीय राज्य। और जब लोगों की जन भावनाएं, लोगों के एक सा इतिहास, धर्म, भाषा, इसको तो कहते हैं राज्य। और जिन लोगों से मिलकर ये देश बना है, राज्य बना है, उनकी एक समान भावनाएं, एक सा इतिहास, एक सी संस्कृति, एक सा बोलचाल, एक सा पहनावा, उसे कहा जाता है राष्ट्र। तो राष्ट्रीय भावना का अर्थ ये हो गया। इसीलिए आप देखते हो राष्ट्रवाद का नाम आता है, नेशनलिज्म जिसको कहते हैं। तो नेशनलिज्म का मतलब है जब अपने देश के प्रति अंध भक्ति की भावना जागृत की जाती है। और जब कभी भी किसी देश के साथ में युद्ध होता है या दो देशों का युद्ध होता है, तो हम देखते हैं दोनों देशों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये तो अर्थ हो गया राष्ट्र का। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेशन, और राज्य को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजों के सभी पराधीन है और अंग्रेजों से मुक्ति पाना ये लक्ष्य था राष्ट्रवादियों का। लेकिन इसके लिए प्रारंभ के अंदर भारतीयों ने कुछ शिक्षा ग्रहण करी, राजनीतिक संगठन गठित करके। ये जो संस्थाओं के नाम मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, आप ये देखिए, बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये सारी वो संस्थाएं थी जिनके माध्यम से भारतीयों ने राजनीतिक अनुभव प्राप्त किया और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का प्रयास शुरू करा। इसमें जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनमें देखिए, जैसे ये है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। और ये ब्रह्म सभा, जो जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, उसको ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित भी किया था। ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी के बारे में कई पॉइंट आप पढ़ेंगे आगे चलकर कि भारत के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का आकलन किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। भारत का भद्र पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, उसमें दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, इन सब में दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा। ये पारसी थे और इनका योगदान जो है राष्ट्रीय आंदोलन में अभूतपूर्व है। इसके बाद आ गया पूना सार्वजनिक सभा, जिसके संस्थापक में नाम आता है एमजी रनाडे, जिनको महादेव रनाडे कहा जाता है। रनाडे जी के बारे में पॉइंट ये है कि इनको कई राष्ट्रीय नेता, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल है और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो भी है, ये दोनों ही इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और महादेव रानडे को कहा जाता है महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का मसीहा। और इसके लास्ट में दे रखा है इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना करी थी। स्थापना का श्रेय जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो
बुद्धि, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिन्हें आईएएस की परीक्षा से अंग्रेजों ने इस आधार पर निकाला कि ये सरकार विरोधी काम कर रहे थे। तो एक ये सवाल आता है, जब आप पढ़ते हैं कि पहले भारतीय जो आईएएस की परीक्षा में चुने गए, उसमें नाम आता है सत्येंद्रनाथ टैगोर का, ये सत्येंद्रनाथ का नाम आएगा। लेकिन जो पहले भारतीय जिन्हें प्रशासनिक सेवाओं से निकाला गया, उसमें नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। तो इन्होंने स्थापना करी इंडियन एसोसिएशन की। ये अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन का मंच था और इन्हीं के तत्वाधान से भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का आयोजन 1883 में किया गया। और यही कारण था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस साल भी इन्होंने अपना सम्मेलन आयोजित किया था। इसीलिए इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों ने कांग्रेस के पहले सम्मेलन में जो 1885 में आयोजित किया गया उसमें हिस्सा नहीं लिया था। और उसके बाद राष्ट्रवादियों ने मिलकर और इन दोनों संगठनों को एक कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर या कॉन्फ्रेंस का विलय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर कर दिया गया। अब यहां पर देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। इससे पहले एक दो पॉइंट दे रखे हैं कि 1876 में एक घटना हुई जिसके अंदर लाखों लोगों की मृत्यु होगी मद्रास में अकाल पड़ने के कारण। ये भी एक अध्ययन का विषय है जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, कि अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारत में अकाल बड़े पैमाने पर पड़ने लगे। उसका कारण ये था कि अंग्रेजों की जो व्यवस्था भारत में थी वो चूंकि मूलतः विदेशी बने रहे, इसीलिए उन्होंने भारत का यूज केवल उपनिवेश बनाने के लिए किया। उपनिवेश का सवाल जो है यूपीएसआई 2017 में आया, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉलोनी। उपनिवेश या कॉलोनी वो होता है जिसका इस्तेमाल शासक राष्ट्र के द्वारा अपने फायदे के लिए किया जाता है। यानी कि भारत की जितनी भी व्यापार नीतियां थी, भारत की जो कृषि व्यवस्था थी, वो सारी इस आधार पर प्रयोग की गई ताकि अंग्रेजों को फायदा पहुंचा सके। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित किया, वो कृषि व्यवस्था थी ऐसे फसलों पर आधारित जिनको कहते हैं नगद फसल, जैसे गन्ना, कपास या कॉटन, नील, इंडिगो, इन चीज़ों पर बहुत अधिक जमीन का हिस्सा इन फसलों के उत्पादन में निश्चित किया गया, जिसकी वजह से खाद्यान्न का उत्पादन, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन वो घटने लगा। इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर देश में फेमिन या अकाल भी पड़ने लगे। कई कारणों में से एक कारण मैंने आपको बताया। अब जब ये अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई, उसी साल अंग्रेजों ने दिल्ली में दरबार का आयोजन किया। ये दरबार का आयोजन क्यों किया गया? 1857 के अंदर जब गदर हुआ तो उससे अगले साल 1858 के अंदर एक कानून पास हुआ जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने घोषणा करी कि अब से भारत जो है सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन काम करेगा और ब्रिटेन की महारानी अब से भारत की महारानी होगी। तो उसी घोषणा को जामा पहनाने के लिए 1877 के अंदर दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। ऐसा दरबार 1911 में भी आयोजित किया गया, जब आप पढ़ते हो कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए गए। तो ये दिल्ली दरबार उस समय पर आयोजित किया गया समारोह जब देश के अंदर अकाल के कारण लाखों लोग की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका विरोध करा और आंदोलन शुरू करा। हालांकि इस आंदोलन की ज्यादा चर्चा नहीं आएगी। इसी क्रम के अंदर 1885 के अंदर A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है शिमला का संत। या इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी ब्रिटिश शासन के लिए काम करा और रिटायर होने के बाद इसने अपना निवास शिमला में स्थापित करा, इसीलिए इसे कहा जाता है शिमला का संत। तो एक अंग्रेज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी और ये जो कांग्रेस शब्द है ये कहां से लिया गया? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। आज भी आप देखते हो यूएसए जो है, यूएसए के अंदर जो संसद है उसे कहा जाता है कांग्रेस। और कांग्रेस जो अंग्रेजी का वर्ड है इसका मतलब होता है लोगों का समूह। जो सभा होती है लोगों की उसे कांग्रेस कहा जाता है। वहां से ये शब्द ग्रहण किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट आ गया
कि जो प्रथम सम्मेलन है इसका आयोजन प्रस्तावित था पूना महाराष्ट्र में है, और पुणे को कहा जाता है यंग सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि पुणे के अंदर MBA, इंजीनियरिंग और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में वहां पर युवा इन विश्वविद्यालयों में या उच्च स्तर के संस्थानों में अध्ययन करते हैं। इसीलिए पुणे को कहा जाता है यंग सिटी या स्टूडेंट सिटी ऑफ इंडिया। इसी पुणे के अंदर आयोजन होना था, लेकिन प्लेग, अब प्लेग जो बीमारी है आप पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो प्लेग को कहा जाता है ब्लैक डेथ, काली मौत। SSC में सवाल आया था, और ये चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो प्लेग के कारण, बीमारी फैलने के कारण इस समारोह का आयोजन जो पुणे में प्रस्तावित था वो महाराष्ट्र के दूसरे शहर मुंबई में किया गया, और इस सम्मेलन में हिस्सा लिया 72 प्रतिनिधियों ने। इन 72 प्रतिनिधियों को कहा जाता है ब्रेव 72, या हिंदी में कहते हैं बहादुर 72। इसलिए बहादुर कहा गया क्योंकि अंग्रेजों के समय पर ऐसी एक राजनीतिक मंच का गठन करना एक साहस का काम था, क्योंकि अंग्रेज हमेशा भारतीयों के सम्मेलन के प्रति सशंकित रह सकते थे। इसीलिए प्रारंभ में संस्थापक जो है इनको कहा गया बहादुर 72। अब अंग्रेजों का क्या रवैया रहा कांग्रेस की स्थापना के प्रति? देखिए, 1857 का जो गदर था, उस गदर का कई कारणों में से एक कारण ये माना अंग्रेजों ने कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में किसी भी प्रकार का संवाद नहीं है, बातचीत का कोई मौका नहीं था, कोई ऐसा मंच नहीं था जहां भारतीयों के जो भावनाएं थी उनको सुना जा सकता। इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि जब एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने एक पार्टी की स्थापना करी तो उन्हें लगा कि ये भविष्य के अंदर ऐसे किसी गदर जैसे क्रांति को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। इसीलिए अंग्रेजों ने इसके प्रति नरम रवैया रखा, और 1885 से लेकर और 1888 तक अंग्रेजों ने इस सम्मेलन में हिस्सा भी लिया, लेकिन जल्द ही उनका ये भ्रम जो है टूटने लगा। अभी देखिए इसमें लिखा होगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनका उद्देश्य क्या था, 1857 जैसे गदर की पुनरावृत्ति से रोका जा सके। परंतु जल्दी अंग्रेज जो है इसके प्रति सशंकित हो गए और कांग्रेस के जनाधार का उपहास उड़ाने लगे। क्या मतलब हुआ? जैसे आपने देखा कि प्रारंभ के अंदर इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया? 72। अगर आप चित्र भी देखेंगे इन बहादुर 72 का, तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर जो है देश के उच्च वर्ग से संबंधित लोग थे। अब उच्च वर्ग जो है ब्रिटिश काल के अंदर बहुत ही कम संख्या में होगा, और उच्च वर्ग में भी केवल 72 लोगों ने हिस्सा लिया। इसीलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की जल्दी आलोचना करनी शुरू करी। और लॉर्ड डफरिन, देखिए डफरिन का जो है आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको याद रखने का सूत्र बनाया था। आप लोग मेरा जो हिस्ट्री का 20th वीडियो है उसे जरूर देखें, वहां याद करो मैंने आपको क्या कहा था। मैंने कहा था कि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के समय याद कीजिए, कहानी हमारी ऐसी थी कि कैनिंग कान पकड़वाए गए, और जब कान पकड़े तो अब कान जो है वो लॉ के कानून की तरफ मुड़ गया, क्योंकि सजा मिल गई उस व्यक्ति को। आप ध्यान कीजिए उस सारी कहानी को, मैं अभी तो नहीं दोहरा पाऊंगा क्योंकि चैप्टर आज दूसरा है। जब एक बार कैनिंग का मतलब था हमने कान पकड़वाए, कान पकड़वाने के बाद वो अब कानून के रास्ते पे आ गया और कानून की किताब पढ़ने लगा। आप ध्यान कीजिए, उसके बाद आता है नॉर्थ ब्रुक, हमने कहा बुक, और बुक कैसे पढ़ता है कोई व्यक्ति? लेट कर। तो अगला कौन सा था? लिटन। और जब लेट कर कोई पढ़ता है और मान लीजिए उसने सिर में रिबन बांधा हुआ है जो कि था रिपन, तो रिबन बंधने के कारण जो पीछे का दिमाग है वो दब जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा? डफर, जिसको कहेंगे डफरिन। तो ये गवर्नर जनरल का क्रम था, याद कर दिया। उसी तरीके से दोहराइए, देखिए बच्चों की तरह, जैसे बच्चे याद करते हैं वैसे ही आपको याद करना होगा। तो आपने क्या देखा था? रिबन बंधने के बाद डफर हो गया, डफर मतलब बेवकूफ हो गया। तो डफरिन का जो समय था वो था 1884 से लेकर 1888, और इसी दौरान कांग्रेस की स्थापना हुई 1885। इस तरीके से जैसे बच्चे याद करते हैं, अगर ऐसे आप लोग हिस्ट्री को अंदर इन तारीखों को हिसाब नहीं लगाओगे तो आप ध्यान रखिए इतिहास बिल्कुल भी आपके काबू में नहीं आएगा। तो कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा सूक्ष्मतम
अल्पसंख्यक। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का नाम दिया। जो इंग्लिश मीडियम के उनकी भी पूरी समझ में आता रहेगा, वो बिल्कुल ना घबराएं। इसके अलावा अब देखिए कांग्रेस के, आप आगे पढ़ेंगे कि कांग्रेस के अंदर जो है दो गुट बन गए। एक तो कहलाया गया गर्मपंथी, एक कहलाया गया नरमपंथी। ये नरमपंथी कौन थे? कांग्रेस की जो संस्थापक थे, इन्हीं को कहा जाता है नरमपंथी। इन्हें लिबरल भी कहते हैं। ये कौन थे? असल में कांग्रेस के संस्थापक ये मानते थे कि अंग्रेज भारत के अंदर विकास के काम भी कर रहे थे। जैसे भारत के अंदर उन्होंने ट्रेन सेवाएं शुरू करी, भारत में आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी तो देखिए 1862 के अंदर इंडियन पैनल कोड, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं यूपी में, उन्हें जरूर याद करने होंगे। इसके अलावा 1835 के अंदर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत। तो इन सब कारणों से भारत के नरमपंथियों को लगता था कि अंग्रेज जो है मूलतः भारत के अंदर कुछ विकास करना चाहते हैं, और अंग्रेजों ने भारत समेत दुनिया भर के अंदर जो शासन किया उस पर उन्होंने अपनी एक विचारधारा और थोप दी भारतीय उपनिवेशों पर। उसे कहते थे व्हाइट मैन बर्डन, गोरे लोगों का जिम्मेदारी। उन्होंने ये नाटक किया कि भाई हम लोग जो है असभ्य लोगों को सभ्यता सिखा रहे हैं और हम तो खुद पिसे हुए हैं। व्हाइट मैन बर्डन का मतलब हो गया गोरे लोगों पर का बंधन या गोरे लोगों की जिम्मेदारी। तो उन्होंने कहा हम तो आपके यहाँ विकास कर रहे हैं, आप लोग को लोकतांत्रिक व्यवस्था सिखा रहे हैं, शिक्षा नई शिक्षा पद्धति है उससे आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। तो इस तरीके से वैचारिक रूप से उन्होंने एक ऐसा जामा तैयार करा जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये गलतफहमी हुई, भ्रम हुआ कि जैसे अंग्रेज विकास करने वाले। तो हमारे जो संस्थापक थे वो भी कुछ हद तक इस भावना से वशीभूत थे कि अंग्रेज जो है भारतीयों का भला करना चाह रहे हैं। इसीलिए जो प्रारंभ के अंदर कांग्रेस के संस्थापक है उनकी नीति को कहा जाता है याचना और याचिका का काल। याचना और याचिका, जिसे कहते हैं प्रेयर एंड पिटीशन। याचना का मतलब होता है प्रेयर, यानी कि ये आग्रह करते थे अंग्रेजों से कि भाई हमारी बात सुन लो, और एक याचिका यानी कि अपनी पिटीशन देते थे कि भाई ये हमारी मांगों का पत्र है, इस पर आप ध्यान दो। और इसी उद्देश्य से उन्हें लगा कांग्रेस के संस्थापकों को कि यदि हम इंग्लैंड के अंदर भी अपनी एक शाखा खोल लें, और 1889 में उन्होंने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नामक अपनी संस्था लंदन में खोली, ताकि लंदन के अंदर प्रशासन को अवगत कराया जा सके भारत की जरूरतों से। और साथ ही उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू करा। अब यही जो कारण था जो मैंने अभी बताया कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनका क्या मानना था, इनका जो प्रभाव था 1905 तक, इसे कहते हैं उदारवादियों का काल, यानी कि पीरियड ऑफ लिबरल्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनका ये मानना था कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को याचना और याचिका के माध्यम से अवगत कराया जाए और निवारण प्राप्त होगा। और इनकी प्रारंभ के अंदर मांगे क्या थी? इनकी मांग बड़ी सरल सी थी, विधायिका में सुधार, यानी कि लेजिस्लेचर में इंप्रूवमेंट किया जाए। जैसे कि इनकी मांग थी कि बजट का जो प्रस्ताव आता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का, यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। और भारतीयों के लिए प्रशासन में प्रतिनिधित्व की मांग, भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। आगे चलकर आप पढ़ोगे 1909 के अंदर जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके अंदर सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय बने जिनको इन्होंने कार्य परिषद में शामिल किया। और इनके बारे में क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन फिर यूपीएसआई 2017 में आया था कि पहले भारतीय जिनको कार्यपालिका का सदस्य चुना गया। तो इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैंने और दे रखा है, ये दे रखा है कि राजनीतिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करना। तो यदि आप देखेंगे तो इनका काम बहुत ही कठिन था, इसीलिए उपलब्धियां जो है इनकी उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकती थी। चेतना लाने का जो काम है राष्ट्र के अंदर, वो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट एन इवेंट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इतनी प्रक्रिया लंबी होनी थी कि जब कभी भी नतीजों की बात की जाती तो नतीजे ऐसी प्रक्रियाओं में तत्काल प्राप्त नहीं होते। यही कारण था कि कांग्रेस के अंदर जो युवा थे उनका मन जो है वो उदारवादियों की नीति से दूर होता गया, और इसीलिए कांग्रेस में दो फाड़ हुए। उससे पहले एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने हालांकि कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। यानी कि ये जो तरीका था कि एक
पत्र लिखकर अंग्रेजों के सामने हम विनती करते थे कि वो हमारे अधिकारों को प्रदान करें, तो उसी को कहा गया। और कांग्रेस के कुछ आलोचक ये भी मानते थे कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जिसे हिंदी में लिखा हुआ है सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, इसे कहते सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व क्या होता है, जैसे आप प्रेशर कुकर में देखें तो प्रेशर कुकर में यदि सीटी के अंदर कुछ दाल वगैरह के कण फंस जाएं तो प्रेशर कुकर में सीटी के पास में एक वाल्व लगी होती है, वो फट जाती है, जिससे कि दुर्घटना से बच जाते हैं। ये वाल्व लगी होती है जब कभी प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन में आप देखेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस के आलोचक उन्होंने कहा कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय जो है अपने जो दर्द है, अपने जो अभिव्यक्ति है, जिसे देसी भाषा में भड़ास कह सकते हैं, अपना क्रोध कह सकते हैं, वो निकालने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों को एक मंच दे दिया जाए। तो इस तरीके से अंग्रेज चाहते थे कि ये मंच स्थापित हो, इसीलिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसे कहते हैं सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। अगला पॉइंट आ गया स्वराज। आज भी आप सुनते हो, जैसे दिल्ली के अंदर जिसकी सरकार है वो है आप पार्टी। आप पार्टी के जो नेता है वो टोपी पहनते हैं, उस पर स्वराज लिखा होता है। स्वराज का मतलब क्या हो गया, संधि विच्छेद अगर करेंगे आप शब्द को तो अपना राज, स्वराज, इसे कहा गया स्वराज। और स्वराज जो शब्द है इसके मायने 1929, ये 1929 से पहले तक इसके मायने केवल ये थे कि भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए। और इसमें कुछ नाम आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले सबसे पहले, और कांग्रेस के मंच से इस शब्द को सबसे पहले किसने कहा, इसमें नाम आता है दादा भाई नेहरू। और आप सभी जानते हैं कि 1915 में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया जिसका नाम था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और सही भी कहा। जैसे जीन बैप्टिस्ट रूसो है जो एक स्विट्जरलैंड के दार्शनिक हुए जिनका योगदान फ्रेंच क्रांति में भी है, उन्होंने भी कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट इज ऑलवेज इन चेन, यानी कि मानव जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो हर जगह बंधन में है। तो वही ये हो गया कि जब हम स्वतंत्र पैदा हुए तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपना शासन स्वयं चला सके, ये इसका अर्थ है। इसके बाद कांग्रेस जो है उसने 1920 में जाकर आधिकारिक तौर पर स्वराज को अपना लक्ष्य, यानी कि पार्टी के स्तर पर इसे अपना लक्ष्य घोषित किया। 1929 की जो कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर, जिसकी अध्यक्षता श्री जवाहरलाल नेहरू ने करी, इसमें पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए पूर्ण स्वतंत्रता जो शब्द है इसका पहली बार अर्थ 1929 में ये दिया गया। हालांकि जो स्वराज है इसकी अवधारणा को शुरुआत जो है वो पाते हैं हम आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती से। अब अगले पेज पे आप जाएंगे, यहाँ पेज नंबर 41 पे, और 41 पे दे रखा है गर्मपंथियों का उदय और बंगाल विभाजन। इसके बारे में जरा देखते हैं। देखिए उसमें जाने से पहले तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के भीतर ही दो गुट बन गए। जैसे मैंने आपको कहा था, एक तो उदारवादी थे लिबरल्स जो कांग्रेस के संस्थापक थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेहरू जी आदि, जिनकी जो नीति थी उसे हमने पढ़ा था प्रेयर एंड पिटीशन, याचना और याचिका। जो युवा थे वो असंतुष्ट हुए इनकी नीति से, क्योंकि ये एक प्रक्रिया थी जिसके परिणाम तत्काल कोई भी नहीं दिखा सकता था। और गर्मपंथियों का जो मानना था केवल इनका, इंग्लिश में गर्मपंथी को कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। देखिए इनको मिलिटेंट नहीं कह सकते, यानी कि इन्होंने हथियार उठाने की कभी वकालत नहीं करी। गर्मपंथियों का केवल इतना कहना था कि हमें अंग्रेजों की नीतियों का विरोध जो है वो सड़कों पर उतरकर करना चाहिए। ये देखिए ये एक डिफरेंस और एक जो भिन्नता है ये जरूर ध्यान रखिए। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, उनकी नीतियां और इनसे बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत करी, लेकिन ये जो गर्मपंथी थे ये केवल सड़कों पर उतरकर विरोध करने की बात कर रहे थे। और इसमें जो तीन नेता आते हैं, लाल, बाल और पाल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है, ये नेतृत्व कर रहे थे। अब क्या हुआ 1905 के अंदर, अब ये घटना कांग्रेस के भीतर तो ये अंतर्विरोध चल रहा था, युवा अलग और जो संस्थापक वरिष्ठ सदस्य थे उनकी नीतियां अलग। इसी दौरान अंग्रेजों ने क्या करा, बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए। एक जैसे आईएएस के मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया, ये पूछा गया कि इस कथन की व्याख्या की है। कथन ये था कि भारतीयों
अंग्रेज बेड़ियों को भारतीयों ने ब्रिटिश हथौड़े से तोड़ा, जिसका इंग्लिश में मतलब है कि इंडियंस ब्रोक ब्रिटिश फेटर्स विद ब्रिटिश हैमर। तो ब्रिटिश जंजीरों को ब्रिटिश हथौड़े से तोड़ने का तात्पर्य हो गया कि जब कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपना प्रभाव स्थापित करा, आप ध्यान कीजिए 1764 के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी बक्सर की, 1757 में प्लासी की, दोनों लड़ाइयां कहां लड़ी गई? बंगाल के अंदर। तो अंग्रेजों की जो प्रथम बस्ती थी या प्रथम क्षेत्र था जहां उन्होंने सत्ता का सुख भोगा वो था बंगाल। तो कलकत्ता के अंदर शिक्षा का प्रसार हुआ क्योंकि अंग्रेजों को अपने यहाँ पर कंपनियों में काम करने के लिए भारतीय कर्मचारियों की आवश्यकता थी। तो जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो जागरूकता भी पैदा हुई और इसीलिए प्रारंभ के अंदर आप देखेंगे कितने भी क्रांतिकारियां हैं प्रमुख, जो भी राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं, जो भी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं, उनके बारे में आप देखते हो ज्यादातर बंगाली थे। यहाँ की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी बंगाली थे। तो बंगाल में ऐसा क्या घटनाक्रम था कि बंगाल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी और दार्शनिक पैदा हुए? उसका कारण यही था कि बंगाल के अंदर शिक्षा का प्रसार होने के बाद प्रथम जागरूकता उपनिवेशवाद के खिलाफ या पराधीनता के खिलाफ कलकत्ता बंगाल में जागृत हुई। तो अंग्रेजों को लगा कि बंगाल की ताकत जो है वो घटानी होगी और बंगाल का विभाजन प्रशासनिक रूप से इस तरीके से किया गया कि एक क्षेत्र तो हो गया मुस्लिम बहुल और एक हो गया हिंदू बहुल, ताकि जैसे मैंने यहां भी दे रखा है मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल, ताकि राष्ट्रवाद के अंदर सांप्रदायिकता के बीज बोए जा सके। और यही कारण, और इस काम में वो कुछ हद तक सफल भी हुए। हालांकि राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों की इस चाल को समझते हुए एक आंदोलन की घोषणा करी जिसे कहते हैं स्वदेशी या बायकाट आंदोलन। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और इस आंदोलन के दौरान हालांकि सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन यह तो निश्चित था कि मुस्लिमों की भागीदारी जो है इसके अंदर कम रही, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि जो उनका शासन था, जो हिंदुस्तान में 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय शुरू हुआ था और अंग्रेजों के आगमन के बाद वो खत्म हो गया था, दोबारा से एक क्षेत्र के अंदर बंगाल के अंदर उनकी पुनः सत्ता स्थापित कर दी जाएगी। इस तरीके के लुभावने झांसे देकर उन्होंने मुस्लिमों के कुछ गुट को अपने पक्ष में भी कर रखा था। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी बहुत ही संकुचित रही, कम रही। विभाजन की घोषणा किसने करी थी? उपराज्यपाल का नाम। ये फैक्चुअल पॉइंट्स है, देखिए पीसीएस हो, एसएससी हो, उसमें आ सकते हैं। और उस समय के सचिव कौन थे? सेक्रेटरी, उनका नाम रिस्ले। स्वदेशी आंदोलन का सुझाव। स्वदेशी का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया आंदोलन था, आज भी हम देश में प्रयास करते हैं स्वदेशी को। इसीलिए मोदी जी की जब सरकार बनी तो 2014 में शुरू किया गया मेक इन इंडिया, जिसका उद्देश्य है कि देशी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जाए ताकि भारत के अंदर वो अपने कारखाने स्थापित करें और यहाँ से निर्यात करें। तो भारत के अंदर यदि विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो रोजगार भी होगा और तकनीक भी आएगी। तो इसने कृष्ण कुमार मित्र जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसका सुझाव दिया था। फैक्चुअल पॉइंट है, आगे की तरफ ध्यान है। और कौन सी तारीख घोषित करी गई बंटवारे की, ये भी क्वेश्चन आता है। 16 अक्टूबर 1905 को निश्चित किया गया इसके बंटवारे का। यह क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आया, कौन सी तारीख को बंटवारा होना था। और इस बंटवारे के दिन यह सुझाव दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि भारतीय जो है एकजुटता दिखाएं और सभी गंगा स्नान करें और अपने हाथों में एक दूसरे के हाथों में धागा बांधे। धागा बांधने का उद्देश्य ये था कि जैसे हम देखते हैं किसी प्रमुख व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है और मैच चल रहा हो तो हम देखते हैं काले रंग का फीता बांधकर जो है वो खिलाड़ी खेलते हैं, शोक दर्शाने के लिए। तो एकजुटता यानी कि उसके साथ में अपनापन दिखाने के लिए। वैसा ही काम रक्षाबंधन के जैसा सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और इसी में देखिए गंगा स्नान, सामूहिक गंगा स्नान, और साथ ही कहा गया भाई आज के दिन जो है कोई भी लोग अपने चूल्हे ना जलाए, जैसे मौत होने के बाद घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता वैसे ही। और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा जिसे 1971 में नवगठित बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान अपनाया। इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। अब इस आंदोलन का जो उद्देश्य था अंग्रेजों का, वो भारतीयों की समझ में आया, इसीलिए भारतीयों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू करा जिसको कहते हैं स्वदेशी बायकाट या बंग बंग आंदोलन। स्वदेशी का मतलब ये था कि जब विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया या
उद्योगपतियों ने विदेशी और भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों को और विदेशी उत्पाद को खरीदना बंद कर दिया, तो भारत के अंदर भारतीयों ने अपने स्कूल स्थापित करे, भारतीय उद्योगपतियों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी, इसीलिए इसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। बायकाट क्यों कहते हैं? बायकाट का मतलब हो गया कि विदेशी वस्त्र जो है और विदेशी उत्पाद उन्हें खरीदने से मना, क्योंकि अंग्रेजों की जो ताकत थी वो था उनका वाणिज्य या व्यापार, उनका ट्रेड। तो यदि उनके ट्रेड पर लात लगती और ट्रेड कमजोर होता तो उनके पेट पर लात लगती, इसीलिए भारतीयों ने उन्हें कमजोर करने के लिए, आर्थिक दृष्टि से उन्हें कमजोर करने के लिए ये नारा दिया। अब इसमें जो एसएससी में सवाल आया वो आया, इसको भारत भर में किसने लोकप्रिय बनाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान कीजिए, मैंने बताया था वो भारतीय, वो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने सरकार विरोधी काम करने के आरोप में प्रशासनिक सेवाओं से बाहर निकाला, उनमें नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। और इसी दौरान अश्वनी कुमार दत्त का नाम भी आ गया। अभी आपने पढ़ा था अश्वनी कुमार दत्त, यहाँ देखिए, अश्वनी कुमार दत्त ने क्या किया? इन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करी। ये केवल तथ्यात्मक सवाल आएगा। इसके अलावा मद्रास के अंदर चिदम्बरम पिल्ले का नाम आएगा, याद रखिए। और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया, दिल्ली में इसे किसने लोकप्रिय बनाया? तो सैयद हैदर रजा का नाम आएगा। इसके अलावा सरदार अजीत सिंह, जो सरदार भगत सिंह से जुड़े हुए इनके चाचा थे, और लाला लाजपत राय, जो शहीद भगत सिंह ने जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना, उन्होंने पंजाब में इसका नेतृत्व किया। इस आंदोलन के अंदर बड़ी संख्या में किसानों, महिलाओं और आम जनता ने हिस्सेदारी करी। इसके बाद दे रखा है अगला पॉइंट कि हालांकि स्वदेशी आंदोलन जो है के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, ये तथ्यात्मक पॉइंट मैंने आपको सब बता दिया। यहां तक कि धोबियों ने भी विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया, एकजुटता दिखाने के लिए। परंतु बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे, यानी कि जो अधिकांश मुस्लिम थे उनका इस आंदोलन से मोह भंग रहा और दूरी बनाए रखी। जैसे मैंने कहा, अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता के बीज बोई दिए थे और इसलिए इस दौरान ये प्रभाव दिखाई दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के भीतर जो अंतर्विरोध था, क्या था अंतर्विरोध? कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, गर्मपंथी, देखिए गर्मपंथी और नरमपंथी, ये दो गुट थे। इन दोनों गुटों का जो तनाव था इस आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आ गया। ये रहा, और परिणाम क्या रहा? 1907 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, देखिए कांग्रेस का हर साल 29, 30 और 31 दिसंबर को 3 दिन उनका सम्मेलन होता था। अश्वनी कुमार दत्त, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा था, अभी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अश्वनी कुमार दत्त, जिनका मैंने अभी आपका जिक्र भी किया था, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस के 3 दिन का जो सम्मेलन होता था उसका परिहास उड़ाते हुए अश्वनी कुमार दत्त ने ये शब्द कहा था। ये भी आगे आपको मिल ही जाएगा, मैंने तथ्यात्मक पॉइंट जगह जगह पर दे रखे हैं। अब जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, तो जैसे मैंने कहा कांग्रेस का जब सम्मेलन हुआ तो ये जो तनाव था दोनों गुटों में आमने सामने आ गया, यहां तक कि मार पिटाई तक की नौबत आ गई, जिसकी वजह से गर्मपंथियों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, इन सबको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा, देखिए अब इस आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को निरस्त करने का निर्णय लिया और उन्होंने इसकी जगह पर 2 प्रांत बनाए जो आज हमारे यहाँ पर है, उड़ीसा और बिहार। इसीलिए 2011 के अंदर बिहार राज्य ने भी अपने 100 वर्ष पूरा होने का सम्मेलन या आयोजन किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि इसकी स्थापना 1911 में हुई। याद रखे करके एक पॉइंट दे रखा है, ये क्वेश्चन एसएससी का है। जो गर्मपंथी पार्टी से निकाले गए, कब? अभी आपने पढ़ा था 1907 में। उन गर्मपंथियों को पार्टी में पुनः वापस कब लिया गया? वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने आपस में सहयोग करके राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया था। इसी को कहते हैं लखनऊ समझौता। नीचे देखेंगे आप, लिखा होगा, इसी को कांग्रेस लीग या लखनऊ समझौता कहते हैं। इसी दौरान जो है इन गर्मपंथियों को पार्टी में पुनः वापस लिया गया। ये क्वेश्चन एसएससी का है। इसके बाद आ गया अगला, ध्यान रखे करके पॉइंट आ गया,
कि 1916 में समझौता हुआ। ये समझौता क्यों हुआ? देखिए 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इस विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज लड़ रहे थे तुर्की के खिलाफ, जहां पर मुस्लिमों का आध्यात्मिक गुरु, जिसे खलीफा कहते हैं, उसका निवास था। तो इसलिए भारत के मुस्लिम भी अंग्रेजों की इस युद्ध प्रयास में विरोध करने लगे और ये मौका ऐसा बन पड़ा कि मुस्लिम वर्ग और कांग्रेस वर्ग दोनों ने मिलकर एक साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। इसी दौरान जो है ये समझौता हुआ, जिसे कहते हैं लखनऊ में आयोजन हुआ था कांग्रेस लीग समझौता। और दुर्भाग्य रहा था कि कांग्रेस ने इस समझौते करने के एवज में मुस्लिम लीग को एक छूट प्रदान कर दी जो 1909 में अंग्रेजों ने दी थी। वो थी सांप्रदायिक पंचाट, यानी कि 2 वोट का सिद्धांत, जो भारत में बंटवारे का बीज था, जो वृक्ष के रूप में 1947 के अंदर निकलकर सामने आया। तो कांग्रेस ने उस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया ताकि समझौता हो सके। और यह समझौता कराने में भूमिका किनकी थी? 2 व्यक्तियों की, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी ने पार्टी में इस दौरान शामिल कर लिया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका मजूमदार, जिनको AC मजूमदार के नाम से भी जाना जाता है। समझौते का दूरगामी परिणाम क्या था? मैंने अभी बता दिया। पृथक निर्वाचन मंडल, ये शब्द कहां से आया? इसे इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ये असल में 1909 के अंदर अंग्रेजों ने एक सुधार प्रस्तुत किया था, जिसे कहते हैं मिंटो मॉर्ले सुधार, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, या इसी को कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके अंदर अंग्रेजों ने मुस्लिमों को 2 वोट देकर भारत में बंटवारे के बीज भी बोए थे। 2 वोट का मतलब है कुछ सीटें जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी वहां केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट डालेगा, और जहां पर सामान्य सीटें थी वहां अन्य वर्गों के साथ मुस्लिम भी मतदान कर सकता था। इस तरीके से 2 वोट का सिद्धांत। और जब देश का संविधान तैयार होने लगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कथन कहा कि भारत के अंदर 1 व्यक्ति और 1 वोट का सिद्धांत रहेगा। यह SSC में कई बार सवाल आया कि यह कथन किसका है, तो 1 व्यक्ति 1 वोट का सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया। ध्यान रखें, मैं आ गया स्वदेशी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध करा। देखिए इसमें कई चीजें ऐसी है, जैसे होलियां जलाई जाती थी विदेशी वस्त्रों की, तो इन सब चीजों से रविन्द्रनाथ टैगोर को लगा कि एक प्रकार से हम केवल एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के अंदर जा रहे हैं। हमने जो विदेशी वस्त्र पहने हैं वो इस आधार पर विदेशी नहीं है क्योंकि वो विदेशी कंपनियों से बने, एक बार हमने उन्हें खरीद लिया तो वो हमारे हो गए, लेकिन भावनाओं में बहकर हम अपने ही संपत्ति का नुकसान भी कर रहे थे। तो कई जगह पर हमने ये देखा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनके और राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे उनकी विचारधाराओं में टकराव नजर आता है। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो राष्ट्रवादी रहे हैं, लेकिन संकीर्ण मानसिकता से वो दूर रहते थे। और लास्ट में पॉइंट आ गया, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा सबसे पहले बहिष्कार का सुझाव, आपने पहले पढ़ लिया था। और इस दौरान जो है कौन से पत्रकार ने इस पूरे के पूरे आंदोलन का विस्तृत बयान दिया? H.W. नेविंसन के द्वारा। आज का मैं लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लेक्चर को सुना और देखा। और मैं सृष्टि का और प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे मौका दिया मैं आप लोगों को संबोधित कर सकूं। जो बच्चे PDF या दूसरी चीजें पाना चाहते हैं उनके लिए मैं नंबर दे देता हूं, जिस नंबर के ऊपर आप लोग ऐड हो सकते हैं ताकि मैं दूसरे करंट अफेयर्स वगैरह जो कराता हूं वो भी आपको मिलते रहे। वो है नंबर 9758702006। थैंक यू।